नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। देखिए हम लोग जो टेस्ट नंबर 2 कर रहे थे, इसके हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज 121 से 150 तक, मतलब आज पूरा ख़त्म कर लेंगे टेस्ट नंबर 2। ठीक है, जल्दी से आइए अब इसको शुरू करते हैं, PDF पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विजया राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए या कितने मूल्य का स्मृति सिक्का जारी किया गया। देखिए, जो विजया राजे सिंधिया थी, ये एक्चुअली बीजेपी की फाउंडर मेंबर रही हैं, तो इनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। ये हाँ, इनके बारे में क्या है, ये फाउंडर मेंबर रही हैं बीजेपी की। 122 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्टारलिंक इंटरनेट, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टारलिंक इंटरनेट कॉन्स्टलेशन का निर्माण कर रही है, जिसे स्टारलिंक मिशन के रूप में जाना जा रहा है। तो कॉन्स्टलेशन का वैसे मतलब होता है नक्षत्र यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन ज्योग्राफी का टर्म है, स्पेस का टर्म है। तो ये स्टारलिंक है जो, वो तो पहले जान लीजिए। इनके बारे में कौन नहीं जानता, आप जानते होंगे, एलन मस्क साहब जो हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। इनका एक टारगेट है कि अर्थ के चारों तरफ हम सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे और उन सैटेलाइट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे इंटरनेट से। ठीक है, तो ये इनका मिशन है, जिसे स्टारलिंक इंटरनेट कॉन्स्टलेशन का निर्माण कर रही है, और इसका मिशन का नाम है स्टारलिंक मिशन। देखिए, हम इसकी एक इमेज डालें, इसको देखिए। ये एलन मस्क साहब हैं, आप लोग जानते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सैटेलाइट्स हैं। ये मिशन से सैटेलाइट्स को भेजेंगे अर्थ की कक्षा में, अर्थ के ऑर्बिट में, और ये आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे। ठीक है, इंटरकनेक्ट रहेंगे। तो ये है इनका मिशन। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें एक स्पेस डेब्रिस वाली बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 123 देखिए। 123 में क्या है, अक्टूबर 2020 में किसे जम्मू कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये जो हैं केवल कुमार शर्मा हैं, ये IAS ऑफिसर हैं, और इनको अभी हाल ही में राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर केवल कुमार शर्मा जी हैं। 124 देखिए, अक्टूबर 2020 में ली कुन ही का निधन हो गया है। ये भी बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी है, आप जानते होंगे। सैमसंग को अच्छी तरीके से, सैमसंग के जो फाउंडर हैं, सैमसंग के जो चेयरमैन हैं, उन्हीं का नाम था ली कुन ही, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और सैमसंग आपको पता है, सैमसंग कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया। ठीक है, ये जो हैं ली साहब, देखिए ली साहब हैं, ये ली साहब हैं, ली कुन ही, सैमसंग चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तभी ये हाल ही में इनका निधन हो गया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 125 देखिए, एशियाई फिल्म पुरस्कार के 14th संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। एक मूवी है गुल्ली बॉय, इसको अभी हाल ही में एशिया फिल्म पुरस्कार दिया गया। जस्ट फैक्ट है, आप याद रखिए। 126 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स की संस्था का जो ओरिजिनेशन जो हुआ था, वो कब हुआ था। आपको पता है, अंग्रेजी शासन में 3 हाई कोर्ट्स तो पहले ही स्थापित कर लिए गए थे 1862 में। और वो हाई कोर्ट्स कौन कौन से थे, एक कोलकाता का, दूसरा बॉम्बे का, और तीसरा मद्रास का। क्योंकि यही मेन इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पे अंग्रेजी शासन के दौरान। फिर इसके बाद फिर 4 साल बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर 1862 हो गया, याद रखना। चलिए आगे करते हैं। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों में अनुशासन यानी डिसिप्लिन और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की भावना को बढ़ावा देते हैं। देखिए, पहले मूल कर्तव्य के बारे में बात कर लें। देखो, आप जानते हैं मूल कर्तव्य जो है, सॉरी यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, दोबारा लिखता हूँ। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, एक अब ऐड की गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड की गई थी। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, पहले 10 थी, अब +1 होके 11 हो चुकी हैं। और 11 जो जोड़ा है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई हैं। ठीक है, 2002 में ये ऐड की गई थी। तो ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सिटीजन में एक अनुशासन की भावना को बढ़ावा देते हैं।
बिल्कुल बढ़ावा देती हैं। आप यदि 11 को 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें सारी सारी की सारी जो लिखे हैं 11 पॉइंट्स, वो सारे मोरल वैल्यूज़ और एक नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा की गई है कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, यदि आप फंडामेंटल राइट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको उपभोग कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी कुछ करें देश के लिए। ठीक है, कारण क्या है, संविधान मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाता है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो सीन है ना, वो एफआर की फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो आप जानते हैं कि इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये गैर न्यायोचित हैं, यानी ये इन्फोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट्स। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि विधि द्वारा इन्फोर्सिएबल लिखा रहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तब सही हो जाएगा। यदि न्यायालय द्वारा लिखा रहे, तब न्यायालय द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, विधि द्वारा तो है, संसद ऐसा कानून तो बना ही सकती है कि आप अब देखो, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें शायद 10वीं या 9वीं नंबर की है, आप थोड़ा सा देख लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कौन से नंबर का। उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि आप राज्य की संपत्ति को संरक्षित रखेंगे या उसको ध्यान में रखेंगे, मतलब उसकी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आपको राज्य की संपत्ति को या राष्ट्र की संपत्ति को कंजर्व करके चलना है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप राज्य की संपत्ति को तोड़ते फिरे चलें, तो ऐसा विधि तो बना ही सकती है कि आपको उस पर सज़ा मिल सकती है। ठीक, तो विधि द्वारा लागू किए जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। अभी तक तो नहीं है ऐसा। ठीक, तो इसका आंसर फिलहाल आर तो गलत ही है, आर गलत है, तो इसका आंसर सी हो गया, पहला सही है। 128 देखिए, इसमें ये मैचिंग कराना है और जो गलत है वो बताना है। थोंगन समिति, एलएम सिंघवी समिति, ये चारों समिति आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान होगा। ये सारी की सारी, इसमें बहुत सारी आपको ऐसे नज़र आ रही हैं जो पंचायती राज के लिए काम किए हैं, जिन्होंने पंचायती राज के लिए काम किया है। और इसमें कौन कौन सी पंचायती राज से संबंधित है? थोंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, एलएम सिंघवी पंचायती राज से संबंधित है। जीवी के राव जो समिति है, इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए, मतलब उन्होंने जोड़ दिया था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए उन्होंने जोड़ दिया था। तो खैर, इनका थीम तो नहीं पूछा, इनका वर्ग तो नहीं पूछा, ये कब समिति का ये गठन कब हुआ था ये पूछा है। तो अशोक मेहता समिति 1997 में हुआ था। ठीक है, ये इनकी समिति का जो गठन हुआ था वो 1977 में हुआ था। तो बाकी सभी मैच्ड हैं। थोंगन समिति सबसे लेटेस्ट वाली आप समझ सकते हो, 1988 का है, सिंघवी साहब की 86 का है, राव साहब की 85 का है, ये 77 का था। तो ये गलत है, गलती बताना है हम लोग को, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए, 129 में क्या है, इसमें जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताना है कि ये संविधान में कौन से पार्ट में जोड़े गए हैं। तो ये जो जिस पार्ट में जोड़े गए हैं वो 14A है। ठीक है, याद रखना 14A है, और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए हैं, 42 के तहत। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अब देख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें 42 से ही हो गई हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसी से संशोधित कर ली गई हैं, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, और अधिकरण के आप बारे में जानते हैं कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं, लगभग मतलब सारी नहीं, लेकिन लगभग जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं। और क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में आपको पता है, हमने बताया था, ये ऐसी बॉडी जो जिनका काम करने का नेचर तो जुडिशियल रहता है, न्यायिक रहता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं उस अधिकरण में, वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं होते हैं, मतलब वो जज और जस्टिस नहीं होते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो इनको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। चलिए 130 कीजिए। 130 में ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। कथन पढ़िए, भारतीय संविधान की प्रक्रिया बहुत कठोर है, पहला पॉइंट ही लिखा है। कारण है, भारतीय संविधान में भी परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसे अमेंडमेंट संशोधित और व्यवस्थित करने का प्रावधान है। तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के बारे में कि आपने MCQs में काफ़ी पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान जो है ना तो लचीला है ना ही कठोर है, मतलब ना ही फ्लेक्सिबल है और ना ही स्ट्रिक्ट है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। कभी फ्लेक्सिबल भी है किसी किसी मुद्दों पर, किसी किसी प्रावधानों में, और कहीं कहीं पे स्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, वो हम लोग प्रोविज़न बाद में देख लेंगे, अभी उसका चर्चा करना भी ठीक नहीं है। तो आप अभी इतना जानिए कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का वेंचर समझ लिए इसको। ठीक है, उसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के और स्ट्रिक्टिबिलिटी के। कारण क्या है? कारण बिल्कुल सही है, यानी मतलब भारतीय संविधान में परिस्थिति के अनुसार ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं।
जो ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से संविधान का संशोधन करते हैं। तो इसमें जो कथन है वो तो गलत है, ठीक है, और आर सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये गलत है, एजर्सन गलत है और रीज़न सही है। चलिए आगे करते हैं। 131 देखिए, इसमें सीटों के आवंटन के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1950 का, वो लागू किस में लागू किया गया था। तो देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा की, विधानसभा में, विधान परिषद में जो सीटों का मैक्सिमम और मिनिमम अधिकतम कितनी होंगी, मिनिमम कितनी होंगी, कम से कम कितनी होंगी, इन सब चीज़ों का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल यदि आप 81 और 170 पढ़ेंगे, 81 में आपको लोकसभा के बारे में दिखेगा और संसद के बारे में दिखेगा, और 170 में विधानमंडल के बारे में दिखेगा कि कितनी सीटें मैक्सिमम होनी चाहिए, कितनी नहीं। जैसे आपने 552 पढ़ा है ना, तो ये संविधान में वर्णित है कि मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि विधानसभा में जो मिनिमम सीटें होंगी वो 60 होंगी और जो मैक्सिमम होगी वो 500 हो सकती हैं। तो ये संविधान में वर्णित है, तो इसमें भी वर्णित है, इसमें भी वर्णित है, इसमें भी वर्णित है, और इसके लिए कानून बना है जिसको हम जन प्रतिनिधि अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके आंसर तीनों करेक्ट हैं। चलिए 132 कीजिए। एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट ये कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, पदस्थापना यानी उनकी पोस्टिंग, और पदोन्नति यानी प्रमोशन, ठीक, ये कौन करता है। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है तो राज्यपाल हैंडल करेंगे। यदि हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही होती तो राष्ट्रपति हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, राज्यपाल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति होती है जजों की, वो बाय द प्रेसिडेंट होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की राज्यपाल ही कर देते हैं। हाँ, पर उसमें जो अपॉइंटमेंट की जो कमेटी होती है उसमें हाई कोर्ट्स के मेंबर, यदि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति हो रही तो उसमें हाई कोर्ट के मेंबर्स रहते हैं, यानी उसमें जजेस रहते हैं। 133 देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा भंग की जा सकती है, पहला पॉइंट है। दूसरा कारण जो है, संसदीय व्यवस्था में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी को, कार्यपालिका को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक, मतलब यहाँ कार्यकारिणी को ये लेजिस्लेचर बोलना है, एग्जीक्यूटिव मत समझ लेना, लेजिस्लेचर इंग्लिश में लिखा है, ठीक। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम की आप जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो उस विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि संसदीय प्रणाली में होता क्या है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी लोअर हाउस को भंग कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं या कर देते हैं। तो पहला पॉइंट भी सही है। और दूसरा पॉइंट में पावर को दिखाया गया है, मतलब प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है, संसदीय प्रणाली में प्रेसिडेंट को ऐसी पावर दी गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो कारण भी सही है, कारण में पावर दिया है और इसमें पावर किस चीज़ का है वो दिखाया गया है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक। चलिए 134 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171F में किस राज्य के विशेष प्रावधान है। तो देखिए 3-4 याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है UPPCS। 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, ठीक है। इनमें इनके जो रीजनल समस्याएं हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। 371A का जो जिक्र है वो नागालैंड के बारे में, जल्दी से लिख लेते हैं। 371B का है जो वो असम का है, ठीक। और 371C के बारे में जाएंगे तो आप मणिपुर उसमें है। ये मतलब शुरुआत के 5-6 आर्टिकल तो याद ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर 4-5 भी याद हैं, इवन 2-3 भी याद हैं तो थोड़ा सा रिजेक्शन मेथड में हेल्प हो जाती है। 371D की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की बात है। ऐसे 371F में जो चर्चा की गई है वो सिक्किम में की गई है, ठीक, क्योंकि सिक्किम आप जानते हैं कि 1975 से पहले कोई स्टेट फुल फ्लैज में तो स्टेट था नहीं, ठीक है, सेमी स्टेट उसे बोला करते थे। 1975 में जब संविधान संशोधन हुआ तो 1975 के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और एक आर्टिकल जोड़ा गया था 371F, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। चलिए आगे करते हैं। 135 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के चयन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख है।
देखो आर्टिकल नंबर कौन सा है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा करता है? 75। ठीक, 75 याद रखना। 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। बस इतना ही लिखा है और इससे ज़्यादा लिखा नहीं। दूसरा पॉइंट है, जब किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता, स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो फिर गठबंधन की सरकारों का रोल हो जाता है। फिर गठबंधन की सरकारें आती हैं तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक से समझ रहे हैं ना, जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, पर्सनल डिस्क्रिशन है, व्यक्तिगत विवेक से प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि आप आर्टिकल 75 पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 75 देखिए, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिकल 75 सॉरी मिल नहीं रहा मुझे, रुको। आर्टिकल 75, सॉरी फॉर द डिले। हाँ कहाँ गया? हाँ आर्टिकल 75 देखिए, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं जूम कर दूँ थोड़ा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो यहाँ पे कहाँ चर्चा हुई है ज़्यादा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का? कोई मतलब बहुत सारे इनके प्रोविज़न थोड़ी ना लिखे हैं कि कैसे नियुक्ति करेंगे, सिंपल सी एक बात लिखी है। तो वही उन्होंने पॉइंट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 135 में कि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं है। ये करेक्ट है, ठीक, उल्लेख है। इस चूंकि क्वेश्चन में उल्लेख है तो ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया केवल 2। ठीक है, जैसे आप सोच रहे होंगे अगर बहुमत में सरकार नहीं है तो पीएम कौन बनेगा, और गठबंधन की सरकारें भी मतलब और भी पार्टी समर्थन देने के लिए राजी नहीं हो रही हैं, तो तब उनका विवेक काम आता है राष्ट्रपति जी का। तब वो मतलब उस चुनाव में जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाई होगी, या मतलब जिनके सांसद सबसे ज़्यादा होंगे, यदि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो जिनके पास सबसे ज़्यादा सांसद होंगे, लेकिन बहुमत जितने सांसद नहीं हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हैं, तो उस पार्टी के नेता को वो पीएम बना देते हैं और उनको कुछ समय के लिए समय दे देते हैं, 1 महीने का समय दे देते हैं कि आप बहुमत साबित कर लीजिए लोकसभा में। अगर बहुमत साबित कर लेते हैं 1 महीने में तो आप पीएम रह जाएंगे, अगर नहीं साबित कर पाए तो आप पीएम नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। 136 देखिए, पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थ शॉट पुरस्कार। देखो एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंट इकोलॉजी से सिस्टम संबंधित क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल इकोलॉजी और एनवायरमेंट के बड़े मुद्दे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समिट होती रहती हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसने लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान है, इनको तो आप जानते ही हैं, प्रिंस विलियम। दूसरा इंसान है सर एटनबरो। इनके बारे में हो सकता कुछ लोग जानते हो। डिस्कवरी आप देखिए या वर्ल्ड लाइफ देखिए, जो चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्री कोई देखिए, इतना ज़बरदस्त है। पहली बात तो इनका वॉइस बहुत ज़बरदस्त है। आप मतलब इनके लेक्चर्स को या फिर इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ को आप स्किप ही नहीं कर पाएंगे, इतना बढ़िया ये बोलते हैं। और हर प्लांट के बारे में, हर यानी फ्लोरा फोना की जितनी भी स्पीसीज हैं उसके बारे में ये बहुत डिटेल से बताते हैं। ठीक है, तो इनका और साथ में प्रिंस विलियम, इन दोनों ने ही लॉन्च किया है अर्थ शॉट पुरस्कार। ठीक, तो इसमें एक का नाम दिया है प्रिंस विलियम, सर एटनबरो का नाम नहीं दिया है। पर देख लीजिए ये कौन साहब हैं, देखिए हैं सर एटनबरो, ठीक है, और ये हैं अपने प्रिंस विलियम साहब। तो अर्थ शॉट पुरस्कार का जो लॉन्च किया है वो उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सर एटनबरो का डॉक्यूमेंट्री समय मिले तो ज़रूर देखना, ठीक, बहुत बढ़िया होती हैं इनकी डॉक्यूमेंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 137, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, इंग्लिश देख लीजिए। द नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ये किसके द्वारा ली गई है ये आप देख लीजिए, मैं इसकी इमेज डाला हूँ। ये जो है सवरजीत साहब की है। ठीक, द नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरी ऑफ, मतलब यहाँ पे जो सिख दंगे हुए थे ना उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक, और ये सर्वप्रीत सिंह, ठीक, सर्वप्रीत सिंह साहब की ये बुक है। चलिए आगे करते हैं। सर्वप्रीत सिंह, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रीत सिंह। 138 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन
कमिश्नर CIC किसे नियुक्त किया गया? तो इसके आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा साहब। नियुक्ति कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 साल या फिर 65 वर्ष। ठीक, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को आप याद रखना। 139 देखिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। शशि थरूर साहब जो हैं, इनकी बुक का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। देखिए एक इनका किताब है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, शशि थरूर। ऑन नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद पर, पैट्रियोटिज्म यानी ये जो देशभक्ति होती है, एंड व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन या फिर भारतीय के लिए इन सब का मतलब क्या है। मतलब बहुत अच्छे से बताया होगा इन्होंने क्योंकि ये बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी हैं, बहुत अच्छा इनको नॉलेज भी है। खैर हम लोग के पास समय तो नहीं है इनको पढ़ने का क्योंकि हम लोग अपने ही संघर्ष में बिजी हैं, पर कोई नहीं, हम लोग का अभी तो फिलहाल इनका नाम याद रखना है बुक का, कभी जीवन में समय मिलेगा तो पढ़ा जाएगा। तो इसका आंसर शशि थरूर हो गया। ठीक, 140 देखिए, हाल ही में विजय लक्ष्मी रामानंद का निधन हो गया। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर थी। ये बेसिकली प्रोफेशन से डॉक्टर थी, तो इन्होंने MBBS किया हुआ था, ये डॉक्टर थी। बाद में इनको विंग कमांडर का पोस्ट दे दिया गया था। तो ये वायुसेना अधिकारी थी। ठीक है, वायुसेना अधिकारी, आप इनको देख लीजिए, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये हैं, ठीक, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? वायुसेना अधिकारी, और नाम क्या है? विजय लक्ष्मी रामानंद जी। 141 देखिए, भारत में कौन सा राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था? बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। पंचायती राज सिस्टम आपको पता है कौन से आर्टिकल से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो 1993 से लागू हुआ था। और 74 में क्या था? शहर की सरकार यानी नगर की सरकार जो होती है यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं उनको दर्जा दिया गया था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये दोनों एक ही ईयर में हुए थे। ठीक है, लागू भी 1993 से हुए थे। तो पहली बार स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था, देखो जब स्थापित हुआ था ये पहले राज्य में, जैसे राजस्थान में नागौर जिले से हुआ था, आपको पता है 1959 में। तब इसको संवैधानिक दर्जा थोड़ी ना प्राप्त था, संवैधानिक दर्जा तो 1993 में मिला। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया राजस्थान, और दूसरा था आंध्र प्रदेश। 142 देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है और जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। भारत के संविधान में फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन। इसका मतलब क्या है? आपने 7 शेड्यूल पढ़ा होगा। 7 शेड्यूल में क्या है? 7 शेड्यूल में सूचियाँ हैं ना, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। मतलब सबके पास अलग अलग पावर है, केंद्र की अलग सब्जेक्ट हैं जो उन पे काम करेगा। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पे वो काम करेगा। सारा का सारा अधिकार स्टेट लिस्ट का होगा। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं सारा का सारा अधिकार राज्य सरकारों का है। जो इसमें वर्णित हैं उन पर पूरा अधिकार यूनियन का है। और कॉन्करेंट में दोनों के मैटर्स होते हैं। तो ये संघीय सरकार का स्ट्रक्चर है सेपरेशन ऑफ पावर का, तो ये तो हमारे पास है ही, 7 शेड्यूल में साफ साफ लिखा है, तो ये तो सही है। ये क्या मतलब ये अप्लाई क्यों किया गया है, ऐसा संविधान निर्माताओं ने क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की तो कमी नहीं है। 140 तो हो ही जाएगी 2021 का सेंसस जब होगा। 140 करोड़ जनसंख्या है। आप यदि एक ही जगह पावर किए रहते, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी है। ठीक है, और पंचायती राज ने तो इसको मोहर ही लगा दी है। एक ही जगह पावर रखते तो आप कैसे पूरे इतने बड़े देश के इतने बड़े पॉपुलेशन पे शासन करते हैं? मतलब आप कैसे रेगुलेशन करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आप मतलब मैनेज नहीं हो पाता इतना। तो आपको हर स्तर पे पावर को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी था। बड़े स्तर से छोटे स्तर तक आपको पावर का ट्रांसफ़र करना बेहद ज़रूरी है, तभी जाके मैनेज हो पाता। तो सबसे पहला कारण तो क्या था? तो बृहद आकार, एरिया में भी अच्छा खासा था, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी। और जो पॉपुलेशन है उसमें भी तो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, सोशियो और कल्चरल डाइवर्सिटी भी तो है। वो कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं। खैर इलेक्शन
इन मुद्दों पे तो नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता में आप देखेंगे तो चुनाव इन्हीं मुद्दों पे ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो गया। ठीक, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। चलिए 143 देखिए, जब राज्यसभा राजसूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुमति देने वाले संकल्प को पारित कर देती है तो। इससे पहले हम आपको 3-4 आर्टिकल बताना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। और यूपीपीसीएस तो मतलब ये समझ लीजिए कि इन आर्टिकल को छोड़ते ही नहीं है। जैसे 248, 249, 250, 252, 253, ये 5 आर्टिकल आप प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं, कभी मैचिंग में आ जाता है तो कभी एग्जैक्ट एक ही मतलब वन लाइनर टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए सारे आर्टिकल। ये देखिए मैंने कितने आर्टिकल की बात की, 248। मैं यहाँ पे दोबारा फिर से लिख ले रहा हूँ ताकि हम लोगों को ये सारे याद हो जाएं। 250, 252 और 253। देखो इसमें है क्या, यहाँ पे ये केंद्र सरकार को पावर दी गई है इन आर्टिकल्स में कि स्टेट लिस्ट में यदि आप स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको इन आर्टिकल के अनुसार ही प्रावधानों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए 248 में क्या है, 248 में लिखा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, रेजिडरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन लिखा है इसमें। मतलब पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इनूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये तो देखो अवशिष्ट शक्तियाँ, 248 में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ। मतलब जो विषय ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में है और जो सब्जेक्ट ना ही स्टेट लिस्ट में है, तो वो सब्जेक्ट फिर किस में आएंगे, अवशिष्ट लिस्ट में। और वो अवशिष्ट लिस्ट का जो जिक्र है वो किस में है, 248 में। पहला आर्टिकल कंप्लीट। ठीक, 249 क्या है, देखो 249 में पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए, मैटर क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट। ये शब्द आपको याद रखना है, नेशनल इंटरेस्ट। यदि राष्ट्रीय हित होगा और आपको राष्ट्रीय हित में स्टेट लिस्ट पे काम करना है तब आपको 249 के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक, मतलब 249 में ये पार्लियामेंट को शक्ति है। कब शक्ति है, जब आपको स्टेट लिस्ट में काम तो करना है लेकिन जो इशू रहे वो नेशनल इंटरेस्ट का इशू रहे। ऐसा ना कुछ भी इशू रहे, वो आपने 249 का सहारा लेके स्टेट लिस्ट में काम कर डाला या लॉ बना दिया, विधि बना दिया। तो आपको ये शब्द याद रखना, 249 में नेशनल इंटरेस्ट पे ही स्टेट लिस्ट में काम कर सकती है भारतीय संसद। ठीक, तो ये 249 हो गया अपना। इसमें क्या है, नेशनल इंटरेस्ट का यदि कोई मुद्दा होगा तो स्टेट लिस्ट पे काम किया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अब 250 देखना है, 250 देखिए, 250 में भी स्टेट लिस्ट पे काम करेगा, संसद करेगी, लॉ बनाएगी, विधि बनाएगी, लेकिन आपको मैटर जानना है, मुद्दा जानना है, इशू जानना है कि किस इशू पे, मतलब क्या उसका बेस होगा जब स्टेट लिस्ट पे काम करेगी पार्लियामेंट। तो वो इशू है इमरजेंसी, जैसे जब उद्घोषणा रहेगी या फिर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, मतलब इमरजेंसी यदि ऑपरेशन में है तब जाके भारतीय संसद स्टेट लिस्ट के विषयों पे काम कर सकती है। किसके थ्रू, किस आर्टिकल के थ्रू, 250 के थ्रू है, 250 के थ्रू। ठीक है, तो आपने कितने आर्टिकल जान लिए, अभी 3 जान लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी लिख दूँ, इन शब्दों को याद रखना। ये देखो जो आर्टिकल हैं ये तो आपको पता है कि ये स्टेट लिस्ट पे काम करने वाले आर्टिकल हैं और ये पावर जो है वो संसद को इन सभी आर्टिकलों में, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, इशू क्या है, वो आपको जानना जरूरी है। तो पहला तो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, ठीक है। 249 में नेशनल इंटरेस्ट था, 250 में इमरजेंसी यदि प्रोक्लेमेशन है और इज इन ऑपरेशन है तब जाके भारतीय संसद काम करेगी। 252 में देखते हैं हम लोग क्या आधार है। 252 में देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, देखो शॉर्ट में भी लिखा है, 252 में स्टेट लिस्ट पे कब संसद काम करेगी, जब एक या दो राज्य ऐसा चाहें और ऐसा डिज़ायरेबल उनको मतलब लगे, ऐसा उनको लगे कि भारतीय संसद को स्टेट लिस्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, जब एक या दो राज्य ऐसी डिमांड करें संसद से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर, मतलब 2+ लिख दे रहा हूँ मैं, 1 और 2 में लिख रहा था, 2+ लिख दे रहा हूँ,
2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। ठीक है, दो राज्य, यदि दो राज्य या दो से अधिक राज्य ऐसा कहें भारतीय संसद से, ऐसी डिमांड करें कि आपको बनाना चाहिए कानून या विधि, तो संसद कानून बना देती है, ठीक है, उस राज्य के लिए। तो ये था, तो हम लोगों ने कितने आर्टिकल पढ़ लिए, 252 भी देख लिया। बस लास्ट और देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2+ स्टेट जब ऐसी डिमांड करें। 253 और देख लीजिए जल्दी से। 253 में देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। 253 में क्या है टॉपिक या इशू क्या है, आधार क्या है, स्टेट लिस्ट में संसद कब काम करेगी, उसका आधार क्या है, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाला मुद्दा हो। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी का यदि कोई मुद्दा हो, एग्रीमेंट का मुद्दा हो, कन्वेंशन का कोई मुद्दा हो, ट्रीटी का मुद्दा हो या एग्रीमेंट करना हो या कन्वेंशन कोई भी संधि हो रही है, ठीक है, तब जाके संसद 253 के माध्यम से स्टेट लिस्ट में काम कर सकती है। तो आपने इतने आर्टिकल सीख लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लग गया, लेकिन बिलीव कीजिए कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी तैयार हो गए। 253 में क्या है, यहाँ पर मैं लिख दूँ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो याद रखना 248 अवशिष्ट लिस्ट, 249 नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगी, 250 संसद कब काम करेगी स्टेट लिस्ट में, जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन होगा वो। 252 पे के माध्यम से संसद स्टेट लिस्ट में कब काम करेगी, जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसी डिमांड करें। 253 के थ्रू संसद कानून बनाएगी स्टेट लिस्ट में कब, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मामला हो। ठीक, क्लियर है। अब चलते जल्दी से क्वेश्चन पे। हमने 142 कर लिया, 142, अच्छा 143 देख लिए थे, अब 143 देख रहे थे। तो ये तो अभी हम लोग राजसूची के कौन कौन से रिलेटेड आर्टिकल से बोलते हैं, पर मेन क्वेश्चन पे जाइए। अब क्या कह रहा है, ये कहना है कि ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत से समर्थित होना चाहिए। नहीं, राज्यसभा में जब 2/3 की मेजोरिटी हुई तब जाके आप राज्य सूची में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत नहीं होता है। आपको यहाँ पे कितना चाहिए, 2/3 समर्थन चाहिए, 2/3 मेंबर्स का समर्थन चाहिए। ठीक है, उपस्थित प्रेजेंट और जो वोटिंग के मेंबर होंगे वो 2/3 होनी चाहिए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा जो है, ऐसा संकल्प 6 महीने तक प्रभाव में रहता है, 1 साल तक रह सकता है। ठीक है, 1 साल तक रह सकता, तो ये भी गलत है। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब संकल्प लागू नहीं होता तब ये कानून प्रभावी में नहीं रहता। ये पॉइंट सही है। 6 महीने तक यदि आपका जो संकल्प है वो लागू नहीं रहेगा तो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए 144 देखिए, भारत में कितने प्रकार के शहरी या स्थानीय शासन है। यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होती है ना, आपने अभी पढ़ा है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लागू हुआ 1993 से, संवैधानिक दर्जा मिल गया 1993 से। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन होते हैं। तो आपने कुछ के तो नाम बहुत आसानी से सुने होंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ, आपने बहुत आसानी से सुने होंगे और आप इनको देखते भी हैं। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी देख रहे हैं, कई शहर में लग रहा है। जैसे नगर निगम, इलाहाबाद में रह रहे होंगे तो आपने नगर निगम देखा होगा। इलाहाबाद से छोटे शहर में रह रहे होंगे तो वहाँ पर नगर पालिकाएँ देखी होंगी, है ना, नगर परिषदें देखी होंगी, तो आपने नगर पालिका देखा है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ। फिर आपने नगर परिषदें देखी होंगी, यानी नगर जो मिडिल लेवल की जो होती हैं, तो ठीक है, नगर हम परिषद लिख दे रहे हैं। पर आपने देखी होंगी छावनी देखी होंगी, कंटेनमेंट बोर्ड जो होते हैं ना, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में रहते हैं। और आपने पोर्ट ट्रस्ट, और जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोस्ट ट्रस्ट आपको दिखेंगे। कंट्रीज़ बोल रहे हैं, सॉरी, कोस्टल स्टेट्स जो हैं आपको टाउनशिप दिखेंगे। तो इस मतलब 8 प्रकार के होते हैं शहरी स्थानीय शासन, वो आप देख लेना। ठीक है, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये टाउनशिप हो गया और छावनी बोर्ड हो गया, नगर क्षेत्र समिति हो गया। एक और है आपका शेड्यूल्ड एरिया कमेटी, यानी अनुसूचित क्षेत्र कमेटी। ये कितना हो गया, 6 7। और 8वां जो है आपका ये स्पेशल प्रायोजन एजेंसी होती हैं। खैर ये सब तो हम लोगों ने नहीं देखा है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों ने नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, छावनी और टाउनशिप, इन सब को हम लोगों ने देखा है, पर बाकी भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो टोटल 8 होती हैं। ठीक, तो याद रखना, सबको अलग अलग हैंडल करते हैं, अलग अलग इनका कंट्रोल जो रेगुलेशन होता है वो
अलग अलग तरीके से होता है। जैसे छावनी बोर्ड की बात करें तो छावनी बोर्ड जो देखो शहरी शासन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है ना, वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मान लो नगर में छावनी है तो छावनी को शहरी मामलों का मंत्रालय नहीं मैनेज करता है, हैंडल नहीं करता है, उसको रक्षा मंत्रालय देखता है। ठीक है, तो इसको डिफेंस मिनिस्ट्री सीधी देखती है। ठीक। और जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यदि नगर निकाय हैं तो उसको सीधा होम मिनिस्टर मैनेज करते हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर यानी जो गृह मंत्रालय है वो मैनेज करता है। और बाकी जो नॉर्मल सा प्रशासन है एक नगर में उसको शहरी मामलों का मंत्रालय मैनेज कर लेता है, यानी वहाँ पे मेयर मैनेज कर लेता है। लेकिन छावनी बोर्ड में मेयर का कोई काम नहीं है। ठीक, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। संसद या जर्सन रीजन का है, संसद के कानून भारतीय नागरिकों के लिए पूरे विश्व में लागू हैं। ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं वो क्या पूरे दुनिया में लागू होंगे या नहीं होंगे, पहला। दूसरा, संसद के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी देश के बाहर इंडियन टेरिटरी है, और आउटर टेरिटरी की बात करें तो मतलब हम इंडिया से बाहर की बात कर रहे हैं। तो पार्लिया कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। और जब ऐसी पावर है कि हम बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी हम कुछ विधि बना सकते हैं, विधान बना सकते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली लागू होगी, पूरे विश्व में लागू हो जाएगी, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया ए, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 146 देखिए, किस संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 की बात कर रहे हैं कि क्रियान्वयन को सीमित करने के लिए सक्षम है। ये सब 42 अमेंडमेंट एक्ट का ही कमाल है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी, कौन सी पावर दे दी गई थी कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति जो थी वो 42 से दे दी गई थी 1976 में। तो ये इसका आंसर ये हो गया। वैसे और इमरजेंसी जो होती हैं और कौन सी होती हैं, 356 में है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल है या राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा कौन सा, 360, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल है। खैर वो अभी तक तो लगी नहीं है फिलहाल। 147 देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनकी संख्या कुल कितनी है। देखिए अभी तक आप लोग साथ पढ़ते थे ना, जम्मू कश्मीर राज्य अब रहा नहीं, तो जम्मू कश्मीर से जो 2 यूनियन टेरिटरी बन के आई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, तो +2 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं है। आपको पता होगा 2019 में एक मर्जर भी हुआ था। मर्जर किस किस का हुआ था, दादर नगर हवेली प्लस दमन और दीव का। तो अभी 2 जो यूनियन टेरिटरी आप पढ़ते थे वो अब एक ही हो गई है, तो 9 - 1 कर दो तो टोटल अब 8 हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 थी पहले अब वो 1 हो गई हैं, दादरा नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव। 2019 में ये संसद ने ये विधि बना के कर दिया। 148 देखिए, 148 में है आपातकाल की स्थिति में। देख लेते हैं आपातकाल की स्थिति, कौन सी आपातकाल की बात कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखो 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, पहला यूनिटरी सिस्टम और दूसरा फेडरल को आप जानते हैं हिंदी में संघात्मक बोलते हैं, और इसका मेन मीनिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं, केंद्र के पास सेंटर के पास अलग हैं, स्टेट्स के पास अलग हैं, और पंचायती राज ने स्थानीय लेवल पे भी सरकारें बनाई हैं, तो उनकी पावर उनके पास भी कुछ पावर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लोकल बॉडीज़ लिख दे रहा हूँ, लोकल बॉडीज़ में अर्बन लोकल बॉडीज़ आ जाएगा और रूरल लोकल बॉडीज़ भी आ जाएगा। ठीक, अर्बन ULB और यहाँ पे रूरल RLB। चलिए अब देखो यूनिटरी का मतलब क्या है कि अभी तो फेडरल की बात करते हैं तो पावर सबके पास है। आप पावर को जैसे ये पावर का सेंटर है, फेडरल का अगर हम फिगर बनाए तो ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन यूनिटरी का यदि हम फिगर बनाएं तो ये पावर है, पावर बाहर से भी अंदर आ रही है, मतलब जो दूसरों को पावर दी थी आपने वो भी अपने में समेट लिए हैं। तो इसको बोलते हैं हिंदी में एकात्मक नेचर की। अगर एकात्मक नेचर हो गया
तो इसका मतलब है कि केंद्र के पास सारी सत्ता आ गई है, अब केंद्र ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, पूरे देश पे शासन जो है वो केंद्र सरकार ही कर रही है। इसका मतलब है वो सर्वशक्तिमान हो गया, है ना। तभी सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये यूनिटरी जो फीचर है वो बहुत खतरनाक है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, लेकिन अपना संविधान में ऐसे ऐसा है, ऐसे अपने संविधान का फीचर ही है कि कभी वो यूनिटरी हो जाता है, कभी वो फेडरल हो जाता है। वो यूनिटरी कब होता है, यहाँ पे साफ साफ एग्जांपल दिया, आपातकाल की स्थिति में। तो आप एक केस तो जाने गए हैं, यूनिटरी फीचर कब आता है अपने संविधान में, जब आपातकाल की स्थिति हो, ठीक है। दूसरा इसका कारण पढ़िए थोड़ा सा। आपातकालीन प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को, देखो हमने बताया ये फेडरल जो है संघीय ढांचा, एकात्मक ढांचा मतलब यूनिटरी, संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पावर दे दी गई है, ठीक है। वो यूनिटरी हो जाता है, इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाती है, ऐसा संविधान में लिखा ही है। आप 352 से लेके आप सारे आर्टिकल पढ़िए, 53, 54 और फिर 360 तक, और 360 के बाद भी 2-3 आर्टिकल है, पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पूरा जो संविधान का नेचर है ना, वो पूरा का पूरा यूनिटरी हो जाता है, ठीक है, एकात्मक ढांचा हो जाता है। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। इसका आंसर हो गया 1। क्लियर। 149 देख लीजिए जल्दी से। विदेशी क्षेत्रों का सत्ता हस्तांतरण सेशन की अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भारतीय संविधान में अपनाए गए निम्नलिखित में कौन से तरीकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ठीक। देखो तो संधि को मान्यता दी है, जन्म संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी है, लीज को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी है, खरीद को भी दी है, विजित क्षेत्र को नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 नहीं होगा, तो जिसमें 4 है वो हटा दो पहले। तो अब बचे ए और बी, तो एक तो है ही और 2 भी है और 5 भी है, तो इसका आंसर बी हो गया ऑप्शन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन के संदर्भ में, वेरी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल का क्वेश्चन है। शेड्यूल आप जानते हैं कि ये कौन सा शेड्यूल में है, ये 5th शेड्यूल में है। आप 2 शेड्यूल याद रखिए, 5th रखिए और 6th रखिए। 5th और 6th में देखो थोड़ा सा फर्क है। 5th में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में बात की गई है, ठीक, पहली बात। लेकिन यहाँ पे उन राज्यों को छोड़ दिया है जिन राज्यों की चर्चा 6th में की गई है। तो यहाँ पे छोड़ा किस किस को है, ATM मशीन को, इसको याद रखिए, ATM मशीन को। ATM मशीन क्या है, ए से मतलब असम, T से मतलब त्रिपुरा, M से मतलब मिजोरम, और इस वाले M का मतलब है मेघालय। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनका अनुसूचित क्षेत्रों का नियंत्रण जो है वो 6th में वर्णित है, शेड्यूल 6th में, 5 में नहीं है। 5 में क्या है, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों का अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण होगा। 6th में इन 4 स्टेट को ऐड कर लो, तो 6th में क्या है, इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा है। तो 5 और 6वें में डिफरेंस पता चल गया ना। 5वें में सारे राज्य इन चारों को छोड़कर, और 6th में क्या है, ये चार राज्य। तो ये टेस्ट नंबर 2 हम लोगों ने पूरा कर लिया है, ठीक है। और टेस्ट नंबर 3 जल्दी से शुरू करेंगे। और अभी तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं फिर, मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 में। थैंक यू।